हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पेपर 1 हिंदी की, यानी कि जिनका पेपर 1 था हिंदी का। ये क्वेश्चन जो है 1 जनवरी 2022 को आया था और जिन्होंने पेपर 1 में लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी लिए थे उन्हीं के लिए ये है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए, तो इसीलिए मैं ये आज वीडियो बना रही हूँ। देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये 91 to 99, देखिए ये हिंदी हम लोगों का स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, ये सबसे पहले तो आपको सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, आपको गद्य पद्य देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वहाँ से प्रश्न आते हैं और वहीं से थोड़े से पेडागोजी रहते हैं और थोड़ा सा व्याकरण भी रहता है। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए बनाते हैं क्वेश्चन का आंसर। देखिए सबसे पहले गद्य दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले गद्य हमको पढ़ना नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिए, नहीं टाइम है तो क्या करना है, आपको सीधे क्वेश्चन पे आना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो है पहला क्वेश्चन है, शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है। शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है। अब देखिए इसका थोड़ा सा गद्य पे चलते हैं। शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है। ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया। देखिए शून्य प्रकृति प्रदत्त होता है, शून्य मानव जनित आविष्कार है, शून्य की गणना मानव ही कर सकते हैं, शून्य मूर्त अवधारणा है। अब इन चारों में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको कि कौन सा सही होगा। तो देखिए मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा भी आ गई थी, तब भी काफ़ी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा। यह बात तो तय है कि शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है। हमने शून्य का आविष्कार अपनी आवश्यकता की सुविधा के लिए किया है। ठीक है, आवश्यकता की सुविधा के लिए किया है। देखिए शून्य प्रकृति प्रदत्त तो नहीं है ना, नेचुरल तो नहीं है, शून्य तो नेचुरल नहीं है। शून्य मानव जनित आविष्कार है ना। मानव जनित आविष्कार यानी कि कहा जाता है आवश्यक क्या कहते हैं, आविष्कार जो होती है आवश्यकता की जननी होती है। तो शून्य मानव जनित आविष्कार है। अब इसमें यह भी है कि शून्य की गणना मानव ही कर सकते हैं। मानव तो कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें हम बताए थे कि सीटेट का जो ऑप्शन मिलेगा आपको उसमें क्या रहेगा, चारों सही लगेगा, लेकिन 100% वाला आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए शून्य मानव जनित आविष्कार है, ये नहीं होगा। शून्य मूर्त अवधारणा है, ये नहीं है। अमूर्त अवधारणा है या मूर्त अवधारणा है, वहाँ पे लिखा नहीं है। लेकिन ये देखिए आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, शून्य मानव जनित आविष्कार है ना। यहाँ पे देखिए आविष्कार है, यहाँ पे ये नहीं कि आपको एग्जैक्ट वर्ड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हाँ संस्कृत में ऐसे होते हैं कि एग्जैक्ट वर्ड के साथ ही आपको आंसर मिल जाएगा जब गद्यांश आप बना रहे हैं तब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये शून्य मानव जनित आविष्कार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है। संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है। शून्य सबसे बड़ी संख्या है, शून्य 1 से बड़ा है, शून्य 1 से छोटा है, शून्य जोड़ा जा सकता है। तो शून्य 1 से छोटा होता है ना, शून्य होता है 1 से छोटा ही होता है। शून्य तो हमेशा ये देखिए शून्य क्या होता है, ये शून्य बड़ा है कि 1 बड़ा है, ये 1 बड़ा है ना। लेकिन वही जो शून्य है यहाँ का शून्य यहाँ पे लग जाता तो वो शून्य बड़ा हो जाता है ना, लेकिन शून्य 1 से छोटा होता है। आपका आंसर हो जाएगा 3rd सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विश्व में किसने पहले पहल शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी है। मेसोपोटामिया, मध्य भारत, यूरोप। आप लोग ऐसे भी दे सकते हैं। शून्य का जो बोलबाला है हमारा भारत ही है ना। आर्यभट्ट ने दिया था। शून्य किसने दिया था, आर्यभट्ट ने दिया था। ठीक है, तो ये भारत ही होगा। देख लेते हैं आपके इसमें क्या है दिया हुआ। देखिए यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। ठीक है, याद रखिएगा ये पूछ देता है कि शून्य को किन्होंने दिया है, शून्य किन की देना है। तो भारत ने दिया है, आर्यभट्ट ने दिया है। ठीक है, भारत के ही रहने वाले थे, यानी बिहार के रहने वाले थे जो आर्यभट्ट, उन्होंने दिया है शून्य। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है।
शून्य एक ही समय में अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है। ये पॉइंट आपने पढ़ा होगा। यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व होता है। संख्याओं में महत्वहीन स्थान धारक है। यह दिखाई देता है, इसे किसी शब्द में सुन नहीं सकते। यह अदृश्य है पर इसे सुन सकते हैं। क्या होगा सही आंसर? यह दिखाई नहीं देता है परंतु इसका अस्तित्व होता है। संख्याओं में महत्वहीन। देखिए अब इसके ऊपर वाला पार्ट पढ़ते हैं गद्य का। देखिए कहाँ है, अवधारणा वाला था ना, ये देखिए। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है और यह सबसे सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक से छोटा है। यहाँ भी ये है ना, यहाँ भी आपको वो जो पहले वाला क्वेश्चन था इसमें दिया है। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं दर्शाने के लिए स्वतंत्र संख्या के रूप में हम शून्य को 1, 2, 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीज़ों से संबंध कर पाते हैं, तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान होता है। और अवधारणा को न केवल समझा बल्कि स्वचालित उपकरणों को मूर्त विचार। अच्छा देखिए, आप इसको इस हिसाब से भी लगा सकते हैं। कभी कभी नहीं मिलते रहता है आपको, गद्य में नहीं मिलते रहता है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ा सा आप अपना स्वयं का दिमाग भी चला लीजिए क्या कैसे आंसर होगा। देखिए, शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है। यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व होता है। शून्य दिखाई नहीं देता है, शून्य तो दिखाई देता है। शून्य शून्य को लिख दिए हम, दिखाई दिया है ना, ये गलत हो जाएगा। संख्याओं में महत्वहीन स्थान धारक है। यह दिखाई देता है पर इसे किसी शब्द में सुन नहीं सकते। यह दिखाई देता है पर इसे किसी शब्द में सुन नहीं सकते। यह अदृश्य है पर इसे सुन सकते हैं। देखिए, संख्याओं में महत्वहीन स्थान धारक है। क्या हो जाएगा आपका आंसर? संख्याओं में महत्वहीन स्थान धारक है, यानी कि देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा इसका सेकंड आंसर। संख्याओं में महत्वहीन स्थान धारक इसलिए कहा गया है क्योंकि देखिए ये इसका जो वैल्यू बढ़ता है, जीरो का जो वैल्यू बढ़ता है संख्या के बाद बढ़ता है, न कि संख्या के पीछे। संख्या के पीछे आप कितना भी जीरो लगा दीजिए तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब वो महत्वहीन रहता है। लेकिन संख्या के बाद जैसे ही वो लगता है तो वो क्या होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सेकेंड वाला। ठीक है, यही आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शून्य की अवधारणा आने पर मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्याओं को क्यों नहीं समझा होगा? शून्य की अवधारणा आने पर मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या को क्यों नहीं समझा होगा? तो मूर्त चीज़ों से शून्य की संबंधता न होना, सभी मनोवैज्ञानिक द्वारा इसे मान्यता न देना, पशुओं द्वारा इसकी समझ रख पाना, इसकी प्रकृति प्रदत्त न होना। देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, ये मूर्त चीज़ों से शून्य की संबंधता न होना। मूर्त चीज़ों से शून्य की संबंधता नहीं होती है, होती है, बिल्कुल होती है। फिर है ये आपका जो आंसर हमें लग रहा है, ये सभी वैज्ञानिक द्वारा इसे मान्यता न देना, यानी कि आर्यभट्ट ने जब मतलब आर्यभट्ट से पहले जो भी मतलब शून्य के लिए उतना कंसेंसस नहीं थे, लेकिन जब आर्यभट्ट ने शून्य दिया था तो उसको बहुत लोग ऐसे थे, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको वो नकार दिए थे। लेकिन बाद में जब उनकी वैल्यू पता चली, शून्य की वैल्यू पता चली, तब जाके सभी वैज्ञानिकों ने इसे मान्यता दिया है। देखिए आपके गद्दे में है कि नहीं है, देखिए आप में ये तो गद्दे में तो हमको कहीं नहीं दिख रहा है इसका। हजारों साल तक शून्य, देखिए यहाँ पे नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पे स्वतंत्र रूप से मान्यता दी, नहीं दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र, पहले भारत ने, ये तो वो वाला पॉइंट होगा। यहाँ पे आंसर मतलब ये गद्दे में नहीं दिया है आपका, लेकिन आंसर जो इसका होगा ये कहाँ चला गया, ये आंसर आपका देखिए मूर्त चीज़ों से शून्य की संबंधता नहीं होना, होता है, मूर्त चीज़ों से संबंधता होती है सभी वैज्ञानिक द्वारा। ये आपका आंसर जो है ये सही होगा। ठीक है, ये आंसर सही होगा, ये गलत है आपका ऑप्शन। ये भी पशुओं द्वारा इसकी समझ रख पाना, पशु क्या समझेंगे शून्य का महत्व, इसका प्रकृति प्रदत्त न होना, ये भी गलत वर्ड है, मतलब सेंटेंस है, सही सेंटेंस है। सभी वैज्ञानिक द्वारा इसे मान्यता न देना, स्टार्टिंग में इसको मान्यता नहीं मिला था लेकिन बाद में मिल गया था। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आप लोगों ने उपसर्ग पढ़ा होगा तो इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। ये देखिए अवधारणा, अवधारणा सही है, यानी कि धारणा में अव उपसर्ग लगा है। अवधि ये गलत है। अवनीति,
अवकाश। देखिए उपसर्ग तो सबसे पहले किसे कहते हैं पता ही होगा। अब उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द के पहले आकर लग जाता है और उसका रूप बदल देता है, ठीक है। तो देखिए ये अव तो उपसर्ग सभी में लगा हुआ है, लेकिन ऐसे मूल शब्द जिसका मतलब कुछ सार्थक वर्ड निकलता हो, ठीक है। तो अवधि का जो संधि विच्छेद करिएगा, अवधारणा का करिएगा तो क्या हो जाएगा, अव जमा धारणा, यानी कि अव प्लस धारणा। अवधि का अव और धी होगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है, तो यही होगा। अवनीति का क्या होगा, अव प्लस नीति। अवकाश का होगा अव प्लस काश। तो इसमें जो सही होगा क्या हो जाएगा आपका, अवधि, यानी कि अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। याद रखिएगा उपसर्ग उसको कहते हैं जो शब्द के पहले आकर किसी वर्ड का क्या करता है, रूप परिवर्तन कर देता है, ठीक है। और प्रत्यय किसको कहते हैं, प्रत्यय। देखिए प्रत्यय वाला भी प्रश्न आ गया। इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है, सॉरी। तो इतिहास में किस प्रत्यय का, देखिए प्रत्यय किसको कहते हैं, उपसर्ग तो पहले होता है ना, यानी कि शब्द के पहले जो जुड़ जाता है। देखिए इसको याद रखिएगा, उपसर्ग को ये हमेशा पहले आता है, शब्द के क्या होता है, पहले आता है। और उपसर्ग क्या होता है, सॉरी प्रत्यय क्या होता है, ये बाद में आता है, शब्द के बाद में आता है, ठीक है। तो इतिहास में कौन सा प्रत्यय लगाइएगा कि उसका एक वास्तविक रूप बदलेगा, यानी कि उसका कुछ अर्थ होगा। तो इतिहास को हम ऐतिहासिक कहते हैं ना, तो इतिहास में इक अगर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। सेकेंड, क्या हो जाएगा, इतिहास में इतिहास। देखिए इतिहास प्लस इक, इसमें इक लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक, ठीक है, समझ गए होंगे। तो इतिहास तो इसका मूल शब्द है, और प्रत्यय क्या बोले थे कि जो लास्ट में लगता है, तो इसका प्रत्यय इक हो गया, तो इसमें इक हम लगाएंगे तो क्या होगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। तो उसका हम प्रयोग प्रत्यय के रूप में कर सकते हैं। बाकी ता है तो इतिहास ता होगा, मतलब वर्ड उसका कुछ मैच ही नहीं करेगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैज्ञानिक में मूल शब्द है, वैज्ञानिक में मूल शब्द है। देखिए किसी का मूल शब्द निकालना हो ना तो उसका संधि विच्छेद कर दीजिए। तो वैज्ञानिक का मूल शब्द क्या होगा, विज्ञान प्लस इक। इसमें भी देखिए इक प्रत्यय लगा है, विज्ञान प्लस इक, यानी कि इसको हिंदी में जमा कहते हैं। विज्ञान जोड़ इक, यानी कि विज्ञान जमा इक भी कह सकते हैं। तो इसका मूल शब्द क्या है, विज्ञान है, तो ये हो गया वैज्ञानिक। तो इसमें क्या आंसर होगा, सही विज्ञान होगा, सही है। अगला है स्वतंत्र तक, स्वतंत्र का संधि विच्छेद है। स्वतंत्र का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वतंत्र का संधि विच्छेद होगा सुजोड़ तंत्र। जैसे स्वागत का संधि विच्छेद होता है सुजोड़ आगत, तो उसी तरह स्वतंत्र का क्या होगा, ये जो स्व होता है ना, स्व वाले जितने भी वर्ड का आपको अगर मान लीजिए संधि विच्छेद पूछता है, तो वो स्व जो ये व है तो ये हर्षुकार हो जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं सु प्लस तंत्र। सु प्लस तंत्र अगर हो जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, स्वतंत्र, ठीक है, समझ गए होंगे। एक दो संधि विच्छेद आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, ये देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब फिर से देखिए ये पद्य आ गया। बोले थे कि गद्य में से और पद्य में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। उधर ही 6-7 क्वेश्चन हो गए शायद। अब देखिए इधर क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, इसको पहले पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन की तरफ आ जाना है। इसमें क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। मेन चीज़ ये है कि टाइम बचेगा। देखिए इस पद्यांश में मुख्यतः किसकी बात की गई है, इस पद्यांश में। अब पद्य को पढ़ लेते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन है। सूर्योदय की, सूर्यास्त की, धरती की, आसमान की। तो इसको थोड़ा सा पद्य पढ़ना पड़ेगा। पद्य मतलब जो कविता का जो पार्ट होता है ना, उसी को पद्य कहते हैं, ठीक है। सूर्योदय सूर्यास्त असंख्यों, सोना ही सोना बरसा कर, मोल नहीं ले पाए इसको भीषण बादल। आसमान में गरज गरज कर, धरती को न कभी हड़ पाए। प्रलय सिंधु में डूब डूब कर, उभर उभर आई है ऊपर। भूचालों भूकंपों से यह मिट न सकी, यह मिट न सकी। तो कौन नहीं मिट सकी, कौन नहीं मिट सका। भूचाल या भूकंप से सूर्योदय थोड़ी मिटेंगे, सूर्यास्त थोड़ी मिटेगा, नहीं ना।
तो कौन नहीं मिट सकता है? भूचाल भूकंप कहाँ आता है? तो धरती पे आती है। तो इसका जो मेन होगा, यानी कि इसमें जो बात कही जा रही है वो हो जाएगा धरती की। इस पद्यांश में मुख्यतः किसकी बात की गई है? तो धरती की बात की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द है। धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ऊपर ही पढ़ा है ना, प्रलय भी है उसमें था, भूचाल भी था, भूकंप भी था, और नहीं कौन था? सिंधु नहीं था। सिंधु को मतलब जो सिंधु एक नदी का नाम है ना। सिंधु क्या है? एक नदी का नाम है। और स्टार्टिंग और ये जो मतलब क्या कहते हैं, हिंदुस्तान को, यानी कि हिंदू जो हमारा हिंदुस्तान बना है वो कहीं ना कहीं सिंधु की नदी को लेके उसको जो मतलब पहले वाले जो मतलब पहले जो तुर्की या अफ़गानी या कोई भी यूरोपियन आए थे तो हम लोगों को क्या बोलते थे? सिंधु हिंदू, है ना। यानी कि सिंधु नदी पे हम लोगों का विकास हुआ है, भारत का विकास हुआ है, तो इसीलिए हिंदू सिंधु ऐसे बोलते थे वो सब। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये देखिए सिंधु, यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं। अगर दिक्कत है तो पद्य आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पढ़ लिया था। थोड़ा सा देखिए, आप जब एग्ज़ाम में जाते हैं ना तो थोड़ा सा माइंड को फ्रेश रखा करिए, क्योंकि बार बार आपको गद्यांश पढ़ने का या पद्यांश पढ़ने का जो मौका मिलेगा, मौका तो मिलेगा लेकिन उसमें क्या होगा? आपका टाइम बर्बाद होगा। तो पद्य गद्य जब भी पढ़िए ना थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ पढ़िए कि दिमाग में एक बार में ही छप जाए। देखिए भूचाल भूकंप लिखा है ना, है ना, प्रलय भी लिखा है। सिंधु तो नहीं है, सिंधु तो नदी का नाम है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा प्रलय, मतलब कहाँ क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि धरती पर आने वाले संकटों के लिए, संकट तो नहीं है, सिंधु संकट नहीं है ना, ये सभी संकट है, तो आंसर हो जाएगा सिंधु। ठीक है। धरती को कौन डुबोना चाहता है? अत्यधिक गर्जना, भूकंप, सिंधु। क्या हो जाएगा? अत्यधिक वृष्टि, वृष्टि मतलब बारिश, है ना, बारिश, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धरती अनमोल है भाव पद्यांश की किस पंक्ति से अभिव्यक्ति हो रहा है? धरती अनमोल है। पहला ऑप्शन है, सूर्योदय सूर्यास्त असंख्यों, उभर उभर कर आई है ऊपर, मोल नहीं ले पाए इसको, यह मिट न सके। धरती अनमोल है तो मोल नहीं ले पाए इसको, यही होगा। देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसको। धरती कहाँ चला गया? आसमान में गरज गरज कर धरती को न कभी उभर आई है भूचालों से, यहाँ पे नहीं है। सोना ही सोना बरसा, मोल नहीं ले पाए इसको, है ना। कहाँ आंसर? ये आपका ये ऑप्शन, धरती अनमोल है भाव पद्यांश की किस पंक्ति से अभिव्यक्ति है? तो मोल नहीं, यानी कि जिसका मोल नहीं होता है तो उसी को क्या कहते हैं? अनमोल। सिंधु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कितने बच्चे ये करते हैं कि क्वेश्चन है नहीं है और वो बना के आ जाते हैं वाले। तो ठीक है, तो सिंधु नदी का कौन सा नहीं है? उदधि संधि विच्छेद, मतलब सॉरी क्या कहते हैं, पर्यायवाची है, यानी कि सिंधु को उदधि भी कहा जाता है, सागर भी कहा जाता है, जल्दी भी कहा जाता है, जलद नहीं कहा जाता। जलद मतलब होता है बादल। ठीक है, 10-12 जो होते हैं पर्यायवाची शब्द उसको देख लीजिए जो महत्वपूर्ण है, नहीं तो होगा तो हम भी क्लास करवा देंगे, कल ही क्लास करवा देंगे। और शनिवार और रविवार को खासकर अगले शनिवार से, नहीं तो इसी शनिवार, शनिवार तो हो ही गया, बीत ही गया, रविवार से यानी कि कल से हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर की क्लास भी चलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भिन्न शब्द युग्म है। निम्न में भिन्न शब्द युग्म है। कौन सा भिन्न शब्द युग्म है? गरज गरज कर, भूचाल भूकंप, उभर उभर, डूब डूब। देखिए डूब डूब तो सेम है, उभर उभर भी सेम है, गरज गरज भी सेम है, सेम नहीं है भूचाल और भूकंप, तो वो आंसर आपका सही हो जाएगा दूसरा। ठीक है, अब देखिए पेडागोजी के प्रश्न आ गए, आपका वो खत्म हो गया, यानी कि गद्य भी खत्म हो गया, पद्य भी खत्म हो गया, पेडागोजी आ गया। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? तो सबसे जो तरीका प्रभावशाली होगा वो कहानी और चित्रों का होगा, न कि दोहराव का होगा, लिखित अभ्यास का प्रयोग होगा, ये सब नहीं होगा, ये सब गलत है। ये जो आपका कहानी के माध्यम से या चित्र के माध्यम से क्या होते हैं, बच्चे अधिक से अधिक सीखते हैं और इंटरेस्ट लेके सीखते हैं, ध्यान रखिएगा। यह शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं, तो अच्छा वही क्वेश्चन आ गया क्या? तो यही आपका आंसर सही होगा।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा साधन है जिसका उद्देश्य क्या होता है। देखिए ऑप्शन है आपके सामने। शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भाषाओं का उपयोग करना, शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना, शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा, ये तो होगा ही नहीं। शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, यानी कि बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा साधन है जिसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की अपनी भाषा का प्रयोग करना, है ना। यानी कि जैसे उसका अपना कुछ आ जाएगा ना तो वो वही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुभाषावाद शिक्षा का ऐसा साधन है। अच्छा, ये वही क्वेश्चन दोबारा दे दिया है। अब है किसी पाठ्य सामग्री को कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उसे पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है। किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है। ऑप्शन है अनुमानिक, वैश्विक, स्थानीय, लेन देन। कौन सा हो जाएगा सही। यहाँ पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका, ये स्थानीय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, स्थानीय हो जाएगा। और इसलिए हो जाएगा कि देखिए कोई भी पाठ्य सामग्री है उसको विशिष्ट सूचना निकालने का उसका उद्देश्य है, तो उस सूचनाओं को वो क्या करेगा, उस पाठ्य सामग्री के किसी उस अंश को बारीकी से गहनता के साथ पढ़ेगा जो उसको मतलब उस चीज़ की आवश्यकता है, तो वो उस चीज़ को मतलब जो बारीकी से पढ़ने का तरीका है या उसका उद्देश्य है तो वो स्थानीयता के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। कुछ कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें बच्चे को बोझल बना दिया जाता है, यानी कि कैंडिडेट सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या होगा, तो इसीलिए ऐसे में ज़रूरी है कि थोड़ा सा पेडागोजी पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे स्थानीय हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है। प्रवाह सटीकता बुद्धि, भाषाई मौखिक बुद्धि, शब्दावली व्याकरण बुद्धि, दृश्यात्मक बुद्धि। ऑप्शन आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा प्रवाह सटीकता बुद्धि होगा इसका आंसर। देखिए कभी कभी ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, देखिए आपको जो ऐसे ऑप्शन मिलेंगे भाषाई मौखिक बुद्धि, है ना, कहाँ चला गया, भाषाई मौखिक बुद्धि, शब्दावली, दृश्य। ये देखिए कहीं ना कहीं मौखिक, ये शब्दावली, ये दृश्यात्मक, यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब जो इक्वल रहती है। और कुछ ऑप्शन ऐसे रहते हैं कि इक्वल, कुछ मतलब 3 ऑप्शन आपको इक्वल मिलेंगे और एक सबसे अलग रहेगा, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस ऑप्शन में आप फंसते हैं तो उस ऑप्शन को आप वही करिए कि प्रवाह सटीकता। जैसे है ना, ये तीनों इक्वल टाइप लग रहा है लेकिन सबसे अलग है प्रवाह सटीकता। और कहीं ना कहीं ये देखिए बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में बहुबुद्धि का सिद्धांत किन्होंने दिया है, गार्डनर ने दिया है ना। और बुद्धि भाषा से संबंधित है, तो प्रवाह सटीकता ही बुद्धि भाषा से संबंधित होता है, क्योंकि जो लैंग्वेज होता है उसमें प्रवाह लय की आवश्यकता होती है, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल उसका सटीक बैठना चाहिए। ठीक है, यानी कि कुछ भी बड़बड़ा दी और आगे वाला समझ ही नहीं पाया है। अगला क्वेश्चन है कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं। तो समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, अन्य संस्कृतियों के प्रति बहुभाषावाद को, तो ये अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता एवं सम्मान, सीमित रोजगार के अवसर, बड़ा भाषिक जागरूकता। देखिए बहुभाषावाद के से ये सब तो लाभ मिल सकता है, समृद्ध शब्दावली का भी मिल सकता है, प्रभावशाली भाषण का भी मिल सकता है, और अन्य संस्कृति और के प्रति सहिष्णुता और सम्मान भी हो सकता है। क्योंकि हम लोग बात किए थे कि जो हमारे स्कूल में जो भी विद्यार्थी आते हैं तो वो क्या होते हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले आते हैं, तो उससे क्या होता है, एक दूसरे के संस्कृति का सम्मान करना वो कहीं ना कहीं सीखते हैं, है ना। सीमित रोजगार के अवसर ये नहीं होगा आपका आंसर, लेकिन क्या हो जाएगा, देखिए पहला, ये आपका क्या होगा, पहला सही है, दूसरा भी सही है, चौथा सही है, तीसरा गलत है। देखिए आप ये पहला, दूसरा, चौथा कौन से है, यही है चौथा, 4th नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा, सही है। देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं को कार्यों
को निर्देशित करता है या करती है, भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं, उसके वाचन को क्या कहेगा। आप ये छोड़ दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक देखिए थोड़ा सा एक ट्रिक है इसको, वाइगोत्स्की वाले जो मिलेंगे, सामाजिक भाषण, सामाजिक जैसे ही आए ना वही उसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया है, इसीलिए सामाजिक कहीं भी मिले वाइगोत्स्की ही रहेंगे यानी। अब अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है। भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है, जुड़ी है। अर्थ विज्ञान तो नहीं होगा, उपयोगिता का विज्ञान, आकृति विज्ञान, ये स्वर विज्ञान होगा। स्वर मतलब भाषा बोलना, तो ये हो जाएगा चौथा आपका सही आंसर। अब है देखिए इस हिसाब के क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये क्वेश्चन आप इस हिसाब का क्वेश्चन मिलता है और वो गलत है या कौन सा गलत। देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। शैशवावस्था से बच्चों की वाक नली एवं वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है शैशवावस्था में, यानी कि शैशवावस्था का जो समय होता है, कितना होता है समय शैशवावस्था का, बेसिकली मुख्य रूप से इसका होता है जन्म से 2 वर्ष तक, है ना, जन्म से 2 वर्ष तक होता है। एक सेकेंड, जो शैशवावस्था का समय होता है देखिए जन्म से 2 वर्ष तक होता है मुख्य रूप से, लेकिन ये जन्म से 5 वर्ष का भी माना जाता है, ठीक है, 5 वर्ष का भी माना जाता है, लेकिन इसको ध्यान रखना है क्या, जन्म से 2 वर्ष का, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन क्या है कि शैशवावस्था में बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होते हैं। फिर 6 से 12 महीनों के दौरान एक बच्ची की तरह से बलबलाना और दोहराव वाले बलबलाने में संलग्न है। क्या आंसर सही हो जाएगा, 6 से 12 महीने। ऑप्शन सही देख लीजिए, ऑप्शन है अ सही है, ब गलत है, और गलत है, ब सही है, और ब दोनों सही है, और ब दोनों गलत है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए आपका जो आंसर सही होगा, शैशवावस्था में बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव के, यानी कि जो बच्चे होते हैं जन्म से 2 वर्ष के, जो भी बच्चे होते हैं, जन्म से 5 वर्ष के ही बच्चे कह लीजिए, मुख्य रूप से तो जन्म से 2 वर्ष ही होता है, तो वो बच्चे क्या वयस्क मानव यानी कि एडल्ट जो बच्चे होते हैं, एडल्ट के अंतर्गत आप भी आ गए, यानी कि 18 से ऊपर जो भी बच्चे हैं 18 से ऊपर वाले, तो उसको हम वयस्क के अंतर्गत रख देते हैं। तो वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है, यानी कि बच्चे वो क्या करते हैं, क्लियरली नहीं बोल पाते हैं बच्चे, ठीक है, क्या करते हैं बच्चे, क्लियरली नहीं बोल पाते हैं, यानी कि गले का, वाक शक्ति का उसका सही से विकास नहीं हो पाता है। तो ये भी तो सही है। फिर है 6 से 12 महीने के दौरान एक बच्ची तरह के बलबलाना, और ये होता है ना 6 से 12 महीने के दौरान क्या करता है बच्चा, बलबलाते रहता है, अ ब प द, मतलब कुछ मतलब सेंटेंस जो रहता है या कुछ वर्ड्स होते हैं वो सही से नहीं ले पाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका सही, दोनों सही है, तो सही हो जाएगा। और ब सॉरी ये नहीं होगा, और ब दोनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने, एक बोली मतलब कोई क्षेत्रीय बोली है या कोई भी बोली है, तो मानक बोली यानी कि जो फैक्ट बोली होता है, यानी कि मानक बोली उसको कहते हैं जिसको मतलब हर जगह से मान्यता प्राप्त होती है। तो दर्जा पाने के लिए निम्न चरणों से गुजरती है। कौन से चरण है, चयन, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण, चयन, स्वीकृति, संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। फिर है चयन, उद्देश्यों का निर्धारण तथा संहिताकरण और स्वीकृति, चयन, स्वीकृति, संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। ये देखिए क्रम पूछा जा रहा है, यानी कि पहले कौन सा स्टेप होगा, बीच में कौन सा स्टेप होगा और लास्ट में कौन सा स्टेप। का आंसर जो सही हो जाएगा वो होगा ये चौथा। पहले चयन होगा, यानी कि जो भी भाषाएं हैं, जैसे मान लीजिए हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है,
तो उसका सबसे पहले तो क्या किया गया होगा, चयन किया गया होगा, फिर उसको एक्सेप्ट किया होगा कि हाँ ठीक है इसको एक्सेप्ट किया जाता है, फिर संहिताकरण किया होगा यानी कि उसके लिए कुछ नियम बनाए होंगे, फिर उद्देश्यों का निर्धारण किया होगा यानी कि उसको मानक बोली बनाने के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। तो आपका सही आंसर होगा 4th। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। फिर एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषाओं में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। इन दोनों में से बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपका जो आंसर सही हो जाएगा, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। यानी कि क्षेत्रीय बोली किसे कहते हैं, किसी देश में एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली यानी कि उसको कहते हैं क्षेत्रीय बोली। एक समान शैक्षिक, ये गलत हो जाएगा। आपका आंसर जो हो जाएगा असही और बी गलत, ये होगा आपका आंसर। डबल क्वेश्चन दे दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। यानी कि सेंटेंस ऐसा है, देखिए पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। सहकर्मी से जाने का समय हो गया है हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। वरिष्ठ नियोक्ता से महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे हैं, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए। भाषण में इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है, इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है। देखिए ये अच्छा कोई व्यक्ति है जो अपनी पत्नी से कहता है जल्दी करो हमें देर हो जाएगी, यानी बोलने का लेवल है। फिर है सहकर्मी से कहता है कि जाने का समय हो गया है हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। वरिष्ठ नियोक्ता से कहता है कि महोदय शाम के 4 बज गए हैं, और मतलब वो वरिष्ठ नियोक्ता से बोल रहा है। तो ये हो जाएगा। देखिए इस पे तो थोड़ा सा ये चला था। इसका देखिए हमारे ख्याल से ये अस्तर भिन्नता का होगा। ठीक है, अस्तर भिन्नता का ये सही हो जाएगा हमारे ख्याल से। लेकिन देखिए क्योंकि ये यहाँ पे अस्तर का क्या है, अस्तर का वो है ना डिफरेंस है अस्तर का, यानी कि वो पत्नी से जब बात करेगा तो इस रूट में बात करेगा, फिर सहकर्मी से ऐसे बात करेगा, वरिष्ठ नियोक्ता से वही बातें ऐसे करेगा। तो ये कहीं ना कहीं अस्तर भिन्नता की बात हो गई। लेकिन आप बोर्ड में देखेंगे मतलब इसका जो आंसर दिया गया है ये है रजिस्टर्ड भाषा के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कौन सा भाषा होगा। लेकिन हमारे ख्याल से अस्तर भिन्नता है। ये रजिस्टर्ड भाषा कहीं मिलता ही नहीं है, कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा आपको। अस्तर भिन्नता हो जाएगा। खैर आप लोग जो भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये कुछ हिंदी के कुछ क्वेश्चन थे। आगे जो भी क्वेश्चन रह गया है उसको हम अगले क्लास में कल करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी देखिए 117वें क्वेश्चन पे ही आए हैं, यानी कि अभी भी कम से कम 10-12 क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको ये पूरा करवा देंगे। ठीक है, तब तक इतना देख लीजिएगा।